नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। तो आपका स्वागत है क्लास 10th की साइंस की चैप्टर नंबर 8 दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में। यह इस चैप्टर की पार्ट 3 है। इससे पहले जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है उसमें मैंने रिप्रोडक्शन क्या होता है इंट्रोडक्शन बताया था। एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में डिफरेंसेस क्या है। बहुत अलग-अलग जो मोड्स होते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जैसे फिशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, टिश्यू कल्चर, ये सब मैंने डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में मैंने डिस्कस किया था कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और मेनली उसमें भी हम लोग ने डिस्कस किया था फ्लावरिंग प्लांट्स में किस तरह से होता है, प्लांट्स के सारे पार्ट्स, जर्मिनेशन, फर्टिलाइजेशन और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हमने पार्ट 2 में भी डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में, जिसमें हम लोग ने एडोलेसेंस प्यूबर्टीज में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो सब हम लोग ने डिस्कस कर चुके हैं। अब ये पार्ट 3 है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस पार्ट 3 में हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इस पार्ट का वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग के जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो एक डायग्राम है मेनली। ठीक है, तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको एग्जाम में एज सच डायग्राम बनाने नहीं दिया जाएगा, स्पेशली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लेकिन जो आपके एनसीईआरटी बुक में है वो थोड़ी बहुत इजी डायग्राम है, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ में जो लेबलिंग है, कौन सा क्या पार्ट है वो लेबल जरूर आना चाहिए, क्योंकि लेबलिंग में जरूर दिया जा सकता है क्वेश्चन में। तो लेबलिंग, तो डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शन, ब्रॉडली जो है दो हिस्सों में डिवाइडेड है। वन दैट प्रोड्यूसेस द जर्म सेल्स। ठीक है, द जर्म सेल से मतलब है गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। मेल्स क्या रिप्रोड्यूस करते हैं, तो जर्म सेल्स क्या होते हैं मेल में, तो वो होते हैं स्पर्म कहते हैं। ठीक है, तो वो ऑर्गन, वो पार्ट ऑफ द ऑर्गन जो जर्म सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, एंड अदर दैट डिलीवर द जर्म सेल्स टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ब्रॉडली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन्हीं दोनों में डिवाइडेड है कि एक जो जर्म सेल प्रोड्यूस करता है और वैसे ऑर्गन्स जो जर्म सेल्स को फर्टिलाइजेशन साइट तक पहुंचाने में हेल्प करता है। ठीक है, द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। ठीक है, तो सबसे जो पहला है वो है एक पेयर ऑफ टेस्टिस। तो मेनली दो टेस्टिकल्स होते हैं और उन्हीं को कहा जाता है पेयर ऑफ टेस्टिस। आप देख सकते हैं ये टेस्टिस है, आर लोकेटेड इनसाइड द स्क्रोटम। और ये जो सिचुएटेड होते हैं जो हमारा टेस्टिस होता है वो एक स्कॉटम में सिचुएटेड होता है, एक पाउच लाइक ऑर्गन होता है मेनली, उसी में वो सिचुएटेड होता है, विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनियल कैविटी। एब्डोमेन के बाहर में प्रेजेंट होता है। और इसका सिग्निफिकेंस है कि एब्डोमेन के बाहर क्यों होता है। द स्कॉटम हैज रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो ये एब्डोमेन कैविटी के बाहर इसलिए प्रेजेंट होता है स्कॉटम में, क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, स्पर्म की सिंथेसिस के लिए हमें जो बॉडी टेम्परेचर है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास, उससे 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए, तब जाके ही स्पर्म प्रोडक्शन में इजीली स्पर्म प्रोडक्शन हो सकता है। अगर टेम्परेचर बहुत अगर हाई रहता है टेस्टिस का तो स्पर्म प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस है स्कॉटम का। ठीक है, फिर द मेल जर्म सेल्स दैट इज स्पर्म्स आर फॉर्म्ड हियर। टेस्टिस में मेल जर्म सेल्स जो स्पर्म है वो फॉर्म होते हैं और उस प्रोसेस को कहते हैं, मेनली स्पर्म फॉर्मेशन के प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है स्पर्म्स का प्रोडक्शन होना। फिर साथ ही साथ में टेस्टिस ऑल्सो रिलीजेस मेल सेक्स हार्मोन जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ठीक है, तो मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और जो मेल जर्म सेल है दैट इज द स्पर्म इज आल्सो रिलीज्ड फ्रॉम दिस टेस्टिस। तो वेरी वाइटल पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, फिर इस टेस्टिस से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, टेस्टिस के ऊपर वाले पार्ट में जो होता है वो एपिडाइडमिस है। ठीक है, और जिस बैग लाइक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में उसको स्कॉटम कहते हैं। ठीक है, फिर एपिडाइडमिस से स्पर्म्स बनते हैं और स्पर्म्स जो होते हैं वो ट्रैवल करते हैं वास्ट डिफरेंस से।
ठीक है। तो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बाद में जाके यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरेथ्रा होता है, ठीक है, जिससे यूरिन कलेक्ट होते हैं, वो दोनों जाके एक पॉइंट पे मिल जाते हैं, ठीक है। वास्ट डिफरेंस मेनली कैरी करता है स्पर्म, एंड यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरेथ्रा निकलता है उससे आता है यूरिन, ठीक है। फिर वो दोनों ही चीज जो एक ही पॉइंट में मिल जाते हैं, एक ट्यूब में मिल जाते हैं, और ये बाहर जो पेनिस के थ्रू वो बाहर रिलीज आउट करते हैं। तो स्पर्म का भी रिलीज और साथ ही साथ में यूरिन का भी रिलीज एक ही ट्यूब से होता है, ठीक है। दोनों का जो स्पर्म रिलीज होने का और जो यूरिन रिलीज होता है मेल में, वो दोनों ही एक ही ट्यूब से होते हैं मेल, ठीक है। तो ये एक बेसिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। साथ ही साथ में बहुत सारे एक्सेसरी ग्लैंड्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ऊपर में रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है वो यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है। फिर साथ ही साथ में कुछ और भी एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं मेनली, उसको जैसे कि आप देख सकते हैं छोटे छोटे बहुत ऑर्गन्स है, जैसे सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। सेमिनल वेसिकल्स हो गया, प्रोस्टेट, फिर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स भी होते हैं कुछ, ठीक है। तो ये दोनों वेसिकल्स का भी बहुत सिग्निफिकेंस है, सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट का। जो मेल्स में आफ्टर लंग कैंसर सबसे ज्यादा जो कैंसर होने के चांसेस होते हैं, ये प्रोस्टेट वाले जो रीजन है उसमें सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं मेल्स में कैंसर होने के, प्रोस्टेट कैंसर, ठीक है। तो ये बेसिकली एक डायग्राम है और इसको आपको अच्छे से लेबल पता होना चाहिए क्या कौन सा पार्ट है, ठीक है। तो टेस्टिस के बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो फंक्शन टेस्टिस का वही रेगुलर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है, और साथ ही साथ में ब्रिंग चेंजेस एट प्यूबर्टी। और ये चेंजेस क्यों आते हैं? क्योंकि मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है और उसी के कारण हार्मोनल चेंजेस के कारण ही बॉडी में अलग अलग चेंजेस आते हैं, जो हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका। फिर दूसरा जो है वो है वास्ट डिफरेंस। तो इट पासेस स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस अप टू द यूरेथ्रा, ठीक है। तो वही वास्ट डिफरेंस टेस्टिस में स्पर्म बना और यहाँ से वो वास्ट डिफरेंस से कैरी होता है स्पर्म, और वो यूरिन जो यूरेथ्रा होता है और वास्ट डिफरेंस एक पॉइंट पर जाके वो मिल जाते हैं और एक ही बन जाता है। वहीं से वही कॉमन पैसेज बन जाता है दोनों ही यूरिन और स्पर्म का, ठीक है। लेकिन एक टाइम पे दोनों नहीं रिलीज हो सकते, एक टाइम पे या तो स्पर्म ही रिलीज होगा या फिर यूरिन ही होगा, दोनों एक टाइम में होना मतलब हेल्थ के लिए सही नहीं है, ठीक है। फिर एक्सेसरी जो ग्लैंड्स होते हैं जो हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस में, वो है सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। हायर क्लासेस में आप जाएंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स भी होते हैं, और ये सब जो एक्सेसरी ग्लैंड्स है वो बहुत सारे सिक्रीशंस करते हैं, ठीक है। एट देयर सिक्रीशंस, और बहुत सारे सिक्रीशंस जिनमें कैल्शियम, फ्रुक्टोज, वैसे एंजाइम्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, add secretions to the sperm. This fluid provide nourishment to the sperm and makes their transport easy. तो इन ये सब जो ऑर्गन्स है इससे वैसे जूसेस या एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो कि स्पर्म को नरिशमेंट देते हैं और साथ ही साथ में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कि ट्रांसपोर्ट हो सके इजी, क्योंकि स्पर्म जो होता है वो मोटाइल होता है, मोटाइल मेल जर्म सेल्स होता है, लेकिन फीमेल जो ओवम होता है वो मोटाइल नहीं होता, वो स्टेटिक एक ही पोजिशन पे रहता है, ठीक है। फिर स्पर्म along with the secretion of glands form the semen। तो स्पर्म जो टेस्टिस में फॉर्म हुआ, साथ ही साथ में जो इससे सिक्रेशंस निकले, बहुत सारे एंजाइम्स, फ्रुक्टोज, कैल्शियम, ये सब जो निकलते हैं, ये कहाँ से निकल रहा है? तो सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड से। तो ये सारे सिक्रेशन मिलके हम लोग कॉम्बाइनली कहते हैं फीमेल, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्पर्म एंड सीमेन। स्पर्म सिर्फ वो प्रोडक्ट है जो कि टेस्टिस से बन रहा है आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस। अब उसमें सिक्रीशन अगर आ जाता है जैसे कि सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड से, तो उसमें नरिशमेंट, एनर्जी मिल जाता है, तब स्पर्म की मोटिलिटी शुरू हो जाती है और एनर्जी मिलती है और वो फर्टिलाइजेशन करने में हेल्प करता है। तो इन दोनों को मिलाकर हम लोग उसको सीमेन कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे मेनली मेन पार्ट्स थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। अब हम लोग समझ लेते स्पर्म का डायग्राम। एनसीईआरटी बुक में इसका डायग्राम नहीं दिया, बस थोड़ी सी पॉइंट लिखी गई है कि द स्पर्म आर टाइनी बॉडीज दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो स्पर्म जो है मेल पेरेंट से जो हमें
हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिलता है वो इसी स्पर्म्स में ही मेनली प्रेजेंट होते हैं। वो जो हेरिडिटरी मटेरियल है हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो मेल पेरेंट से मिलता है, वो स्पर्म में ही होता है, ठीक है। एंड अ लॉन्ग टेल दैट हेल्प्स देम टू मूव टुवर्ड द फीमेल जर्म सेल्स दैट इज द ओवम की तरफ मूव करने में हेल्प करता है। तो ये एक टिपिकल डायग्राम है जो स्पर्म का होता है। तो स्पर्म मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है उसको हेड रीजन कहा जाता है, ठीक है इस। और जो मिडिल पार्ट है उसको मिडिल पीस या मिड पीस कहते हैं। एंड एक लंबा सा टेल होता है, और टेल के कारण ही स्पर्म जो होता है मोटाइल होता है, वो स्विम कर सकता है, ठीक है। तो ये स्पर्म का मेनली एक टिपिकल सा डायग्राम है, बहुत इजी है, आप इसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग समझ लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लियर हो गया होगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएंगे तो ये डायग्राम बहुत बार क्या होता है एग्जाम में बनाने को ही दिया जा सकता है, क्योंकि ये मेल के कंपैरिजन में थोड़ी बहुत इजी हो जाती है डायग्राम बनाना ये, ठीक है। तो ये लेबलिंग में भी आ सकता है या फिर बनाने को भी दिया जा सकता है। हमारे टाइम पे ये बनाने दिया गया था, तो लेबलिंग बनाने को दोनों ही आपको प्रैक्टिस करने ही होंगे, ठीक है। The female reproductive system is the complex structure of organ which works together to produce offspring. ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऐसे देखने में तो ये सिंपल लग रहा है, लेकिन ये मेल के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा इंटरनली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि फीमेल ही वो होती है जो बच्चे को कैरी करती है, और बच्चा उन्हीं में बड़ा होता है, फीटस जो होता है उन्हीं में बड़े होते हैं, ठीक है। मेल में ऐसा कुछ नहीं होता, मेल में जस्ट स्पर्म का ही रिलीज होता है, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी क्या क्या पार्ट्स है मेनली, तो ओवरी है, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स एंड वजाइना आर इंक्लूडेड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये अगर टिपिकल फिगर देखेंगे तो 2 ओवरीज होते हैं दोनों साइड में ही, पेल्विक रीजन में मेनली। फिर ओवरी से कनेक्टेड होते हैं फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, ठीक है। जिस तरह से मेल में था वास्ट डिफरेंस, इसमें फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट कहा जाता है, और वो कनेक्ट हो जाता है यूटेरस से, ठीक है। वो यूटेरस से कनेक्ट हो जाता है। फिर यूटेरस के बाद नीचे में एक ऑर्गन आता है, सर्विक्स कहा जाता है। सर्विक्स के से जो बाहर निकलता है वो मेनली वजाइना होता है, ठीक है। अब हम लोग सिंगल सिंगल देख लेते हैं। तो ओवरी, तो the there are two small almond shaped glands located on either side of the pelvis, ठीक है। दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, बादाम के शेप साइज के कंपैरिजन में आप कर सकते हैं। which produce and release eggs during the menstrual cycle, ठीक है। तो इनका काम ही होता है हर महीने जब menstrual cycle होता है तो ओवम, ठीक है, एक एक हर महीने ओवम रिलीज करते हैं, ओवरी का काम है। और ये रिलीज करते हैं थ्रू द फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब क्या है, तो फैलोपियन ट्यूब आर थिन मस्कुलर ट्यूब्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम द ओवरीज टू द यूटेरस, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब बेसिकली ओवरीज को कनेक्ट करता है विद द यूटेरस एंड आर द साइट वेयर फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इफ स्पर्म आर प्रेजेंट। और अगर स्पर्म यहाँ तक पहुंच जाता है तो इसी साइट पे जो फैलोपियन ट्यूब है वहीं पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है स्पर्म और ओवम का, ठीक है। तो ये जो जंक्शन पॉइंट होता है वो होता है एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पॉइंट पे ही, जो कि फैलोपियन ट्यूब में ही है, उस पॉइंट पे ही, ये आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, इसी पॉइंट पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है मेल एंड फीमेल जर्म सेल्स का, ठीक है। तो आफ्टर फैलोपियन ट्यूब वी विल मूव टू द यूटेरस, ठीक है। तो यूटेरस इज अ मस्कुलर ऑर्गन वेयर फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट्स एंड ग्रो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। तो यूटेरस काफी ही इलास्टिक सब ऑर्गन होता है, मस्कुलर ऑर्गन है, where fertilized egg implant and grow during pregnancy। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑब्वियसली जो फर्टिलाइज्ड एग है जिसको हम लोग जाइगोट मेनली कहते हैं, वो वहां पर ग्रो करते हैं, वो डिवाइड होते हैं, एम्ब्रॉयो में बनते हैं, और एम्ब्रॉयो यहाँ पर आकर यूटेरस में अटैच हो जाता है। द यूटेरस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव एंड नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रॉयो। तो हर महीने एम्ब्रॉयो अपने आप को अपने
जो ब्लड लाइनिंग्स है उसको थिकन करता है। द लाइनिंग थिकन्स एंड इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रॉय। ठीक है, हर महीना ही वो अपने जो ब्लड लाइनिंग से बहुत ज़्यादा थिकन कर लेता है, ताकि वो जो ग्रोइंग एम्ब्रॉयो है, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तब, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तब वो वैसा कंडीशंस, वैसा एनवायरनमेंट बना देता है कि वो यूटेरस पे जो एम्ब्रॉयो है वो आके अटैच कर जाए और वो ग्रो करना शुरू हो जाए। फिर आफ्टर यूटेरस वी विल मूव टू द सर्विक्स। ठीक है, द सर्विक्स इज द नैरोअर लोअर एंड ऑफ द यूटेरस दैट प्रोट्रूड्स इनटू द वजाइना। ठीक है, तो सर्विक्स मेनली यूटेरस और वजाइना को कनेक्ट करता है। नैरो होता है, पतली सी होती है, लोअर एंड पे होता है, लोअर एंड ऑफ द यूटेरस। It produces mucus that helps sperms move through the reproductive tract। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है सर्विक्स का? तो वैसे लिक्विड सिक्रीट करते हैं जो कि स्पर्म्स को मूव करने में हेल्प कर देता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। फिर जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है मेनली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, जिस तरह से मेल में होता है पेनिस, उसी तरह से फीमेल का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो है वजाइना। The vagina is the muscular tube that extend from the cervix to the external genitalia। ठीक है, externally it is the site where sperm are deposited during intercourse and serves as the birth canal during delivery। ठीक है, तो ये वजाइना का फंक्शन क्या है? तो वो साइट है जहां पर स्पर्म को वो रिसीव करता है। ठीक है, स्पर्म यहीं पर रिसीव होता है ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, और साथ ही साथ में जब बच्चा बन जाता है आफ्टर प्रेगनेंसी, तो जो बर्थ कैनाल होता है, वजाइना को ही बर्थ कैनाल बोला जाता है, इसी से ही बच्चा जो है वो बाहर निकलता है मदर से। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब पार्ट्स पते होने चाहिए। फिर द एम्ब्रॉयो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा एक स्पेशल टिश्यू होता है, ये सिर्फ व्हेन द फीमेल इज मतलब प्रेग्नेंट होती है तभी ये डेवलप्ड होता है। ठीक है, तो जब एम्ब्रॉयो, जब फर्टिलाइजेशन हुआ, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हुआ, फ्यूजन के बाद जाइगोट बनेगा। ठीक है, फिर आफ्टर जाइगोट बहुत सारे डिविजन्स होंगे, सेल डिवीजन जाइगोट में ही, और वो धीरे धीरे एम्ब्रॉयो बनेगा। ठीक है, तो ग्रोइंग एम्ब्रॉयो को स्पेशल स्पेशल टिश्यू होता है प्लेसेंटा। तो दिस इज अ डिस्क विच इज एम्बेडेड इनटू द यूट्राइन वॉल। तो एक डिस्क शेप्ड का होता है मेनली। इट कंटेन्स विली ऑन द एम्ब्रॉयो साइड ऑफ द टिश्यू। ठीक है, तो इसमें बहुत स्मॉल स्मॉल ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको विली कहा जाता है। आपने स्मॉल इंटेस्टाइन में इसको पढ़ा होगा, जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता था। ठीक है, तो उसी तरह से इसमें भी विली प्रेजेंट होते हैं, जो कि एब्जॉर्प्शन में, नरिशमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि वो सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। ठीक है, ऑन द मदर साइड्स आर ब्लड स्पेसेस। ठीक है, तो विली जो होता है वो एम्ब्रॉयो साइड पे होता है, और जो मदर साइड होता है उसमें ब्लड स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं which surrounds the villi। ठीक है, this provides a large surface area for glucose and oxygen to pass from the mother to the embryo। ठीक है, और यही प्लेसेंटा ही हेल्प करता है, जो मदर से जो नरिशमेंट मिलती है, जो मदर जो भी खाएगी उससे जो ग्लूकोज ऑक्सीजन जो भी बनेगा, कार्बोहाइड्रेट्स, वो जो ग्रोइंग फीटस है, वो ग्रोइंग फीटस में उस बच्चे तक पहुंचाता है। ठीक है, तो वो कौन हेल्प करता है? तो प्लेसेंटा ही वो हेल्प करता है। ठीक है, तो नरिशमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। साथ ही साथ में द डेवलपिंग एम्ब्रॉयो विल आल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंस। फिर जो एम्ब्रॉयो इसमें बड़ा हो रहा है वो भी वेस्ट सब्सटेंसेस रिलीज करेगा ही। ठीक है, तो वो वेस्ट सब्सटेंस कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रांसफरिंग देम इनटू मदर्स ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा। तो वेस्ट प्रोडक्ट को भी निकालने के लिए प्लेसेंटा ही हेल्प करता है। तो प्लेसेंटा का दोनों ही काम है, एक तो नरिशमेंट के लिए वो ग्लूकोज ऑक्सीजन सब कुछ देता है, ताकि ऑब्वियसली बच्चे को ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन ग्लूकोज खाना पीना तो चाहिए, और साथ ही साथ में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा उसको भी निकलना पड़ेगा, कहाँ से? वही प्लेसेंटा से। तो एक ही पॉइंट होता है मेनली प्लेसेंटा का, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। साथ ही साथ इस फोटो में आप देख सकते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, जो कि मेल फीमेल से कनेक्टेड होता है। ठीक है, जो नाभि से कनेक्टेड होता है, और ये होल स्ट्रक्चर को मेनली फीटस कहा जाता है।
और ये कहाँ पर अटैच्ड है, तो यूटेरस में, क्योंकि यूटेरस पता ही है आपको, वो मस्कुलर सा बहुत इलास्टिक ऑर्गन होता है। ठीक है, तो बहुत वो स्पेस बना लेता है, इलास्टिसिटी होता है। फिर उसके नीचे है सर्विक्स। ठीक है, तो धीरे धीरे जब डिलीवरी होने वाले होंगे तो वो बच्चा सर्विक्स के थ्रू, वेजाइना के थ्रू वो बाहर मदर से वो निकल जाता है। ठीक है, तो ये मेनली होता है नॉर्मल डिलीवरी में। सिजेरियन डिलीवरी में वो कट लगाई जाती है और वहां से बच्चे को निकाला जाता है। ठीक है, तो वो हमारा टॉपिक नहीं है फिलहाल अभी पढ़ने के लिए। द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी टेक्स अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ। तो ह्यूमंस में मेनली 9 मंथ के अप्रोक्स होता है। कभी कभी जल्दी भी हो सकता है, किसी किसी बच्चों का डिलीवरी 8 महीने 7 महीना में भी हो सकता है, या फिर 9 महीने से ज्यादा भी लग सकता है। इस होल पीरियड को, जो ये पीरियड जब फीटस ग्रो हो रहा है, उस पीरियड को कहा जाता है जेस्टेशन पीरियड। ठीक है, और इस 9 महीने को हम लोग जेस्टेशन पीरियड कहेंगे। ठीक है, फिर आफ्टर बर्थ जो पीरियड स्टार्ट होता है जिसमें मदर फीड करती है, ब्रेस्ट फीड करती है, उस पीरियड को लैक्टेशन पीरियड कहा जाता है। ठीक है, कुछ कुछ ये टर्म्स जान लीजिए, लैक्टेशन पीरियड किसे को कहते हैं। ठीक है, द चाइल्ड इज बोर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिथमिक कंट्रैक्शंस ऑफ द मसल्स इन द यूटेरस। ठीक है, तो रिथमिक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है मेनली यूटेरस के मसल्स ऑफ द यूटेरस, उसी के थ्रू जो फीटस है वो बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये सब आप हायर क्लासेस में और डिटेल में पढ़ेंगे, बस आपको इस लेवल पे इतना ही जानना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग समझेंगे कि व्हाट हैपेंस व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। ये तो हम लोग बात कर रहे थे जब एग फर्टिलाइज हो जाता है स्पर्म से। ठीक है, लेकिन जब एग फर्टिलाइज नहीं होता, क्योंकि हर महीने ही ओवरीज क्या हो, एग रिलीज करती है। लेकिन अगर स्पर्म पहुंचा ही नहीं है, या फिर एग फर्टिलाइज ही नहीं हुआ किसी भी कारण से, तो उस समय में क्या होगा। सो इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज इट लीव्स फॉर 1 डे। तो एक दिन के लिए वो मेल ही रहता है। सिंस द ओवरी रिलीज 1 एग एवरी मंथ, हर महीने में एक ही एग रिलीज होता है। द यूटेरस ऑल्सो प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, तो हर हर साल, हाँ सॉरी, हर महीने में क्या होता है, यूटेरस जो है वो प्रॉपर एनवायरनमेंट बना के रखता है कि अगर फर्टिलाइज हो जाता है एम्ब्रॉयो आके, उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट दे देता है कि अगर फर्टिलाइज हो गया तो एम्ब्रॉयो आके चिपक जाएगा और वो ग्रो करने लगेगा। ठीक है, लेकिन फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, thus its lining become thick and spongy। तो यूटेरस की जो लाइनिंग होती है वो थिक स्पॉन्जी हो जाती है। This would be required for nourishing the embryo if fertilization has taken place। ठीक है, तो यूटेरस अपने तरफ से सारी तैयारी करके रखता है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो हर महीने ही वो करके रखता है। However, this lining is not needed any longer, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, एम्ब्रॉयो बना ही नहीं है, जाइगोट बना ही नहीं है, तो अटैच होगा ही नहीं। तो so the lining slowly breaks and comes out through the vagina as blood and mucus। तो जो लाइनिंग थिकन, जो ब्लड वेसल्स थिकन, लाइक ब्लड वेसल्स थे, म्यूकस थे, वो क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा और वो ब्लड और भी बहुत सारे सिक्रीशंस होते, वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं, वो मेनली ह्यूमन जो फीमेल बॉडी है वो वजाइना के थ्रू रिलीज हो जाएगा। और ये बहुत हेल्दी सा साइकिल है, क्योंकि वेस्ट ब्लड है, ये सारे क्या है, वेस्ट ब्लड है, तो उसको निकलना जरूरी है। और अगर वो नहीं निकलता है तो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो दिस साइकिल टेक्स प्लेस रफली एवरी मंथ एंड इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो यह साइकिल हर साल हर महीने ही होता है फीमेल्स में मेनली। जो भी प्यूबर्टी हिट, जिनको प्यूबर्टी हिट कर चुका, वहां से शुरू होता है। तो जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है उसको क्या कहते हैं, तो मेनार्क कहते हैं। ठीक है, एंड जो लास्ट होता है वो मेनली जब जो मेंस्ट्रुएशन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल वो खत्म हो जाता है, उसी को मेनली मेनोपॉज कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, मेनोपॉज स्टेज कब होता है, तो 45 से 50 साल के बीच में जनरली रेंज करता है, कम बेसी हो सकता है। तो इस स्टेज पे आकर जो फीमेल्स है वो ओवम नहीं बनता, उनका ओवम बनने का जो क्षमता है वो खत्म हो जाता है। और फर्स्ट मेना जो होता है वो मेनली प्यूबर्टी जब हिट करता है तब से शुरू हो जाता है। इट यूजुअली लास्ट फॉर 2 to 8 days। जो ओवम जो मेनली मेंस्ट्रुएशन
जो होता है वो कितने दिनों तक लास्ट करता है, एवरेज जो है वो 2 से 8 दिन होता है, वैरी करता है हर पर्सन टू पर्सन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ दिया जाता है, व्हाट हैपेंस व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। ठीक है, फिर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है बेसिकली? तो हेल्थ, अगर आप जो WHO का अगर डेफिनेशन पढ़ेंगे हेल्थ के बारे में, तो हेल्थ सिर्फ फिजिकली हमारा बॉडी को स्वस्थ होना ज़रूरी नहीं है। हमारा बॉडी जो है वो फिजिकली, सोशली, इमोशनली, मेंटली सब तरह से हेल्दी होना ज़रूरी है। उसी तरह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो बहुत कुछ कवर करता है। ठीक है, मीन्स टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, बिहेवियरल, सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है वो सिर्फ हम लोग फिजिकली देखते हैं ऐसा नहीं है, सोशली, मेंटली ये सब भी देखना जरूरी है। The process of sexual maturation is gradual and takes place while general body growth is still going on. तो जब एडोलेसेंट फेज होता है, बॉडी का ग्रोथ होता है, साथ ही साथ में सेक्सुअल मैचुरेशन भी होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी डेवलप होने लगते हैं। ठीक है, दोनों ही साइड बाय साइड होते हैं। Therefore, some degree of sexual maturation does not necessarily mean that body or the mind is ready for sexual acts or having and bringing of children. ठीक है, तो जो प्यूबर्टी वाला एडोलेसेंट फेज है उसमें हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो डेवलप हो जाते हैं, वो उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आ जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना कि हमारा बॉडी या माइंड जो है वो रेडी हो चुका है किसी भी सेक्सुअल एक्ट्स के लिए, या फिर हम लोग चाइल्ड को कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। एक सर्टेन मिनिमम एज होना चाहिए जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही पूरी तरह से सेक्सुअली मैच्योर हो सके, और साथ ही साथ में मेंटली और इमोशनली, फिजिकली सब तरह से वो प्रिपेयर होना चाहिए, तभी जाकर मेनली इन सब चीज़ों में सेक्सुअल एक्ट्स और ब्रिंगिंग अप द चिल्ड्रन में होना चाहिए। नहीं तो अर्ली एज में अगर हो जाता है तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, माँ बाप के प्रेशर्स या दोस्तों के प्रेशर्स, पीयर प्रेशर्स होते हैं इन सब एक्टिविटीज़ के बारे में। सोशल मीडिया पे भी आप ये सब के बारे में ज़्यादा देखते होंगे आजकल, तो ये सब से भी एक प्रेशर बनता है कि हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए। तो जब हमारा माइंड, सो हाउ डू वी डिसाइड दैट इफ आवर बॉडी या माइंड इज रेडी फॉर दिस मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्योंकि बहुत ज़्यादा मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा नहीं है कि ये एक दिन के अंदर ही खत्म हो जाए। ठीक है, अगर आप फर्टिलाइज हो जाता है और प्रेग्नेंट हो जाती है तो क्या होगा? तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हमारा माइंड और साथ ही साथ में हेल्थ जो है वो दोनों ही, जो फिजिकल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, वो दोनों ही प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ठीक है, और ये पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है। आप किसी भी प्रेशर में आकर, किसी के दबाव में आकर ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आपको लगता है कि सही, कोई ऐसा सही समय है नहीं, सबके लिए अलग अलग है। ठीक है, ये पर्सनल चॉइस है मेनली, लेकिन किसी के दबाव में आकर कोई चीज नहीं करना चाहिए। ठीक है, मेरा वही मतलब है। फिर हम लोग जान लेते हैं कि पॉसिबल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं ऑफ हैविंग सेक्स। ठीक है, अगर आप सेफ सेक्स नहीं प्रैक्टिस करते हैं, अनसेफ करते हैं, तो बहुत सारे हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस, हेल्थ इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं। क्योंकि सेक्सुअल एक्ट जो है वेरी इंटीमेट कनेक्शन ऑफ बॉडीज होता है। ठीक है, बॉडीज का मेनली इंटरकोर्स में यही होता है, इंटीमेट कनेक्शन होता है। इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट मेनी डिजीजेस आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। ठीक है, तो बहुत सारे जो डिजीजेस हैं वो सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, अगर आप सही तरह से प्रोटेक्शंस यूज ना किया जाए, प्रिवेंशन मेजर्स को ना लिया जाए, जैसे कि आप बैक्टीरियल इन्फेक्शंस देख सकते हैं, कुछ कुछ डिजीजेस आपको पता होना चाहिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जिसको एसटीडीज मेनली कहा जाता है, या फिर आपने सुना होगा एसटीआईज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ये सब जो है ये बहुत कॉमन होते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर अगर नॉलेज नहीं होगा
तो इसी ऐसे केसेस हो सकते हैं जैसे, और साथ ही साथ में जो हाइजीन होता है, मेनली जो प्राइवेट एरिया होते हैं वो उसमें हाइजीन होना, मेंटेन रखना एक बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती है जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से गोनेरा, साइफिल्स जैसे बीमारियां होती है मेनली। फिर वायरल इन्फेक्शंस भी आपने सुना होगा, वॉर्ड्स के बारे में, जेनाइटल वॉर्ड्स, एंड बहुत सब फेमस है एचआईवी एड्स के बारे में सुना होगा, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम्स, है ना। तो ये वायरस से होता है, कुछ होते हैं बैक्टीरिया से, कुछ फंजाई से भी हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं अगर आप सेफ सेक्स नहीं फॉलो करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हम लोग वर्ल्ड एड्स डे कब मनाते हैं, ठीक है। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाते हैं, ठीक है। वेरी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो इज इट पॉसिबल टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ सच डिजीजेस ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट? तो क्या हम लोग ऐसी बीमारियां से बच सकते हैं? बिल्कुल बच सकते हैं। एक तो सबसे पहला जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शंस क्यों होते हैं मेनली, अगर आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं जेनाइटल एरियाज में तब हो सकता है, या आप मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल एक्ट में रहते हैं तब भी हो सकता है, ठीक है। तो उन सब केसेस में ऐसा होता है। तो हम लोग प्रिवेंशन अगर लेंगे, बहुत सारे प्रिवेंशन मेजर्स, कंट्रासेप्शन मेजर मैं बताऊंगा, तो आपको और क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। जैसे कि यूजिंग अ कवरिंग कॉल्ड कॉन्डम फॉर द पेनिस ड्यूरिंग सेक्स हेल्प्स टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ मेनी दिस इन्फेक्शंस टू सम एक्सटेंट, ठीक है। तो जो प्रोटेक्शन मेजर्स होते हैं जैसे कॉन्डम का यूज करना, बोथ मेल्स के लिए भी होते हैं और फीमेल्स के लिए भी कॉन्डम्स होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे अगर यूज किया जाएगा तो ऐसे बीमारियां होने के चांसेस जो है वो कम हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 100% ये श्योर है, लेकिन ये सब अगर आप यूज करेंगे तो चांसेस जो है ऐसे बीमारियां होने का बहुत कम हो जाएगा। लेकिन है ये 100% श्योर शॉट नहीं होता है, लेकिन फिर भी इनमें चांसेस बहुत कम हो जाते हैं ऐसी बीमारियां होने के। फिर द सेक्सुअल एक्ट ऑलवेज हैज द पोटेंशियल टू लीड टू प्रेगनेंसी, है ना। ऑब्वियसली चांसेस होंगे, आप रिप्रोडक्टिव फेज में हैं तो ऑब्वियसली चांसेस होंगे सेक्सुअल एक्ट से प्रेग्नेंट भी होने का, अनवांटेड प्रेगनेंसीज होने का। देयर आर मेनी वेज हैव बीन डिवाइस्ड टू अवॉइड प्रेगनेंसीज, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं प्रेगनेंसी देन इट्स गुड कि आप कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अगर अनवांटेड हो जाता है बाय चांस, दिस कंट्रासेप्टिव मेथड्स फॉल इन अ नंबर ऑफ कैटेगरीज। तो बहुत सारे कंट्रासेप्टिव मेथड्स हैं। सबसे पहला जो मेथड मैंने पहले ही बता दिया है कि यूजिंग अ कवरिंग दैट इज अ कॉन्डम, ठीक है। ये आ जाता है क्रिएशन ऑफ मैकेनिकल बैरियर में। तो सो द स्पर्म डज नॉट रीच द एग, ठीक है। तो मैकेनिकल बैरियर में हम लोग वैसा मेथड यूज करते हैं जिसमें स्पर्म जो है और एग का मिलन नहीं होने दिया जाता, फर्टिलाइज जो फ्यूजन है वो नहीं होने दिया जाता। इसमें क्या यूज किया जाता है? ऑब्वियसली कॉन्डम यूज किया जाता है। तो कॉन्डम ऑन द पेनिस और सिमिलर कवरिंग वोन इन द वजाना, जिसको फीमेल कॉन्डम्स कहा जाता है, कैन सर्व दिस पर्पस, ठीक है। तो ये हेल्प कर सकता है, कंट्रासेप्शन मेजर है और ये सबसे सेफेस्ट मेथड यही है, ठीक है। लेकिन ये 100% श्योर नहीं है, बहुत बार इससे प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये सबसे सेफेस्ट हो सकता है, इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं सच, ठीक है। फिर चेंजिंग द सेकंड मेथड जो है, ये तो फर्स्ट मेथड था मैकेनिकल बैरियर। सेकंड जो है वो है चेंजिंग द हार्मोनल बैलेंस, ठीक है। हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी सो द एग्स आर नॉट रिलीज्ड एंड फर्टिलाइजेशन कैन नॉट ऑकर, ठीक है। तो फीमेल्स में मेनली ये होता है कि ओरल पिल्स ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हार्मोनल जो बैलेंस है हार्मोनल में चेंजेस आ सके और उसके कारण एग्स जो है वो रिलीज नहीं होंगे, ठीक है। और एग्स रिलीज नहीं होगा तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। These drugs commonly need to be taken orally as pills. However, since they change hormonal balance, they can cause side effects too. ठीक है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि हार्मोनल बैलेंस ये चेंज हो जाता है इस प्रोसेस में, ठीक है। तो ये था सेकंड मेथड जिसमें हार्मोनल बैलेंस के बारे में हमने डिस्कस किया। अब तीसरा आ जाते हैं, वो है लूप या फिर कॉपर टी का यूज करना, ठीक है। ये तीसरा मेथड है। तो कॉपर टी आर प्लेस्ड इनटू द यूटेरस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, ठीक है। अगेन दे कैन कॉज साइड इफेक्ट्स ड्यू टू इरिटेशन ऑफ द यूटेरस। तो कॉपर टी बेसिकली एक कॉपर वायर इंसर्ट किया जाता है यूटेरस में, और सिर्फ कॉपर वायर ही क्यों इंसर्ट किया जाता है?
तो ये डॉक्टर्स मेनली जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं वही इंसर्ट करते हैं, गायनेक डॉक्टर्स। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि कॉपर के पास जो होता है वो स्पर्म को किल करता है, ठीक है। स्पर्मिसाइडल प्रॉपर्टी होता है कॉपर को, वो कॉपर जो होते हैं, कॉपर आयंस रिलीज होते हैं कॉपर टी से और स्पर्म को वो किल कर देता है। इसीलिए स्पर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज के कारण हम लोग कॉपर टी यूज करते हैं। आप इस फोटो में देख सकते हैं बहुत सारे कंट्रासेप्शन मेथड्स है, जिसमें कॉन्डम्स के बारे में बताया गया है, फिर डायफ्राम्स भी होते हैं सिमिलर काइंड ऑफ है, फिर जो हार्मोनल रिंग्स होते हैं या जो यूट्राइन जो यूटेरस में हम लोग पुट करते हैं जैसे कि कॉपर टी, ठीक है। फिर बहुत सारे कंट्रासेप्टिव इंजेक्शंस भी होते हैं, ठीक है। फिर कंट्रासेप्टिव पैचेस, फिर ओरल कंट्रासेप्शन टैबलेट्स वगैरह और कुछ सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन मेथड भी होते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा मेथड था। चौथा मेथड जो है वो सर्जिकल मेथड है मेनली, और ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, इसमें ऑब्वियसली डॉक्टर्स की नीड तो होगी, लेकिन ये जो मेथड होता है मेनली रिवर्सिबल नहीं होता है। बाकी सारे मेथड्स हम लोग रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन सर्जिकल मेथड रिवर्स नहीं होता है। तो ये दोनों ही मेल और फीमेल दोनों में ही होता है। तो मेल में क्या होता है, मेनली जो वास्ट डिफरेंस होता है वो ट्यूब जो कि स्पर्म को कैरी करता है फ्रॉम यूरेथ्रा में, ठीक है। तो वो ट्यूब को जो वास्ट डिफरेंस है उसको या तो टाई कर दिया जाता है थ्रेड से या फिर उसको कट कर दिया जाता है ताकि वो स्पर्म जो है वो रिलीज ही ना हो बाहर में, ठीक है। तो इस मेथड को मेनली वैसेक्टॉमी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मेल में जो होता है उसको हम लोग सर्जिकल मेथड है उसको हम लोग कहते हैं वैसेक्टॉमी, ठीक है। ये आपको याद रखना है वास्ट डिफरेंस से, कि वास्ट डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाता है मेनली कि स्पर्म का ट्रांसफर ही ना हो सके। और जो फीमेल्स में मेथड यूज होता है उसको हम लोग ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है। ट्यूबेक्टॉमी क्यों, क्योंकि जो फैलोपियन ट्यूब होता है मेनली, जैसे हम लोग वास्ट डिफरेंस में करते हैं सिमिलर फीमेल्स में भी वही करते हैं, जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है या फिर कट कर दिया जाता है, ठीक है। अगर कट कर देंगे तो ये इरिवर्सिबल हो जाएगा। अगर सिर्फ टाई कर दिया जाएगा धागे से, मतलब एक टाइप ऑफ बांध दिया जाएगा, तब ये रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन अगर पूरा कट कर देंगे तो ये रिवर्स नहीं होगा, और इससे क्या होगा, ओवम भी रिलीज नहीं होगा और ये स्पर्म मिल ही नहीं पाएगा। तो मेनली इसमें स्पर्म और जो एग है उसको मिलने ही नहीं दिया जाएगा सर्जिकल मेथड से, ठीक है। इसी को ही हिंदी में मेनली नसबंदी कहा जाता है ऐसे मेथड्स को। तो मेल में है वैसेक्टॉमी एंड फीमेल में है ट्यूबेक्टॉमी। फिर जो आखिरी मेथड होता है कि अगर फीटस अनवांटेड प्रेगनेंसीज को अबॉर्ट करने के लिए, जिसको कहा जाता है अबॉर्शन, ठीक है। तो अबॉर्शन जिसको हम लोग एमटीपी भी कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो सर्जरी कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो मेनली इसमें क्या होता है, जो भी फीटस ग्रोइंग फीटस होता है सर्टेन टाइम तक, कुछ टाइम लिमिट होता है, जैसे कि 24 वीक्स तक मेनली एज प्रिस्क्राइब किया गया है, लेकिन 20 वीक से भी अगर कम होता है, अगर फीटस का जो एज हो जाता है अगर 20 वीक से कम है, देन हम लोग जो फीटस है उसको अबॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत क्या होता है इससे, जो बहुत जगहों में क्या होता था कि इससे बहुत गलत कामों के लिए यूज किया जाता था, जिसमें फीमेल फीटिसाइड और इन्फेंटिसाइड्स के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें अगर फीमेल्स पैदा होती थी तो फीमेल्स को मेनली फीमेल्स फीटस को ही किल कर दिया जाता था, ठीक है। तो ये सब का नाजायज फायदा उठाया जाता है इस टेक्निक का, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा ये गलत तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर डॉक्टर से ही करवाना चाहिए तो सेफ रहेगा, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स हैं हमारे कंट्रासेप्टिव्स मेथड के। होपफुली आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। बस इस चैप्टर में इतना ही कुछ था रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो सब कुछ, सारे एस्पेक्ट्स को, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, सोशल, सारे एस्पेक्ट को कवर करता है, ठीक है। होपफुली आपको यह चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर चैप्टर समझ आया, अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए अगर कोई डाउट है, कोई सजेशंस है, या शेयर भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं आप मुझसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।